हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफाइल एंड बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं कि किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, वो एज अ बेस एक्ट करेगी या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। तो वो हमारे पास क्रिस्टल क्लियर हो चुका था कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास कोई भी एक गिवन सबस्ट्रेट है, उसके सामने 3-4 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल गिवन है, तो मुझे उनमें बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वही उसके ऊपर जाकर अटैक करने वाला है। या फिर मेरे पास कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे पास जो भी गिवन एनायन है या फिर कोई भी गिवन जो न्यूट्रल स्पीसीज मेरे पास प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, कैसे कंपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड गिवन है, इसके सामने मैंने भी कोई भी एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोवाइड कर दी, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। कोई भी एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोवाइड कर दी X1, और वही मैंने इसके सामने एक दूसरी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रोवाइड कर दी, दैट इज X2 नेगेटिव, ठीक है। हमें पता है दोनों बेस और न्यूक्लियोफाइल चाहे कोई भी हो, दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर ये एज अ बेस एक्ट करेगा, अगर मैं कंसीडर कर लूं X1 एज अ बेस, तो बेस क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्कीड कंसेप्ट, बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव को ग्रैब करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेगा और हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर हमें यहां पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस H पॉजिटिव को ग्रैब करेगा, पीछे क्या छूट जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ मुझे, मेरे पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, मेरे पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में क्या कंसीडर करते हैं हम वाया इंडक्टिव इफेक्ट, कि जो हैलोजन होगा उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा एंड जो मेरे पास अल्केन होगा, अल्काइल पार्ट होगा, उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात सबको क्लियर है? तो उसी तरीके से ये क्या है, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड ही तो है, तो यहां पर मेरे पास क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एंड ये जो अल्काइल पार्ट का जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, और जब एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, हमें बॉन्ड देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, हमारे पास इंटरेक्शन होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, और मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे मेरे को यहां पर एक अल्कीन देखने को मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट तब है जब मेरे पास जो गिवन एनायन है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा हो। वहीं पर अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी X2 नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर एक्ट करेगी, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल पार्ट होता है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस को पसंद करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करते हैं, ये डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे, और जो मेरे पास यहाँ पर जो स्पीसीज प्रेजेंट थी, जो उसने नेगेटिव चार्ज बियर कर रखा था सबस्ट्रेट के अंदर, उसको लीव आउट करवा देंगे। और यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास यहां पर X2 बन जाएगा। तो देखो कितना फर्क हो गया, जब मेरे पास एक स्पीसीज ने एज अ बेस एक्ट किया और दूसरी स्पीसीज ने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया। इसी वजह से हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी का कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि मेरे पास जो गिवन रिएजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा या फिर एज अ बेस एक्ट करेगा। चाहे यहां पर आप X1 लिख लो, चाहे यहां पर भी आप X1 लिख लो, ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर सके, ठीक है, एक ही बात है। अब बात करते हैं, ये सब चीज हमने डिस्कस कर ली थी कि हम कैसे कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को। अब हम बात करते हैं, मेरे पास कोई भी एक गिवन सबस्ट्रेट है, उसके सामने मुझे ये बता दिया गया है कि जितनी भी स्पीसीज मैंने आपको गिवन है, जितनी भी स्पीसीज मैंने आपको दी हुई है, वो सारी की सारी एज अ न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करेगी, बेस एक्ट नहीं करेगी। और अब आपको ये पहचानना है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। उसी को तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, मेरे पास टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन अ पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसकी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा हम थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, ज्यादा हम ब्रीफ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ 4 से 5 पॉइंट है जिसके अंदर हम इस कंसेप्ट को कंप्लीटली निपटा देंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास सबसे पहला केस, ठीक है।
तो अगर मुझे कंपैरिजन करना पड़ जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी को बिटवीन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड बिटवीन अ न्यूट्रल स्पीसीज, तो उन केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो सबसे पहला कंपैरिजन मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। सबसे पहला कंपैरिजन क्या है मेरे पास? नेगेटिव चार्ज वर्सेस न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वर्सेस न्यूट्रल स्पीसीज, चाहे कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज हो, कोई भी नेगेटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? मेरे पास मान लीजिए एक है NH2 नेगेटिव है और एक मेरे पास अमोनिया है। एक मेरे पास NH2 नेगेटिव है और एक मेरे पास अमोनिया है। इन दोनों के बीच में मुझे बताना पड़ जाए कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हमेशा याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी यहाँ पे पॉजिटिव समझ ले, तो थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है मेरे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी स्पीशीज के ऊपर, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो न्यूक्लियोफाइल हमें देखने को मिलता है। क्यों? एक बात बताओ, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है? यहां पर नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली एक्सपोज है, जबकि यहां पे मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करेगा? जब ये अपने लोन पेयर को पार्टिसिपेट करवाएगा, राइट? तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एनायन की तरह एक्ट करता है, या फिर जिसके पास लोन पेयर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। ऑब्वियस ही बात है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जहां पर नेगेटिव चार्ज एक्सपोज है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही फास्ट मेरे पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर सकता है। तो याद रखना, अगर मेरे पास कंपैरिजन है नेगेटिव चार्ज वर्सेस न्यूट्रल स्पीशीज में, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज जो स्पीशीज होगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज कंटेनिंग लोन पेयर। ठीक है, रीजन इसका दूसरा क्या होता है? मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया ने मान लीजिए मेरे पास इसके ऊपर अटैक कर दिया, यहां पर मेरे पास अमोनिया ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, यहां से मेरे पास Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? एक बार NH3 पॉजिटिव बन गया। एक बार क्या हुआ? मेरे पास एक अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टेबल कैसे होएगी? जब ये एक हाइड्रोजन को जो है रिमूव करवाएगी, जब ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा तब जाके ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, राइट? अब यहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के केस में क्या होता है? मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के केस में ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। जब ये पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा तब जाके ये जो है न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट अपने आप हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज था, दे दिया, जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज दिया किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल स्पीशीज में। तो इसमें ऐसा कोई भी अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं आ रहा। तो आप इस चीज को इस चीज से भी समझ सकते हो कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया मेरे पास यही था न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करने का, कि जहां पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, अब यहां पर आप चाहे तो NH2 नेगेटिव को कंपेयर कर सकते हो किसके साथ? यहां पर आप कंपेयर कर लो H2O के साथ, तो सिमिलर ही बात पड़ेगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्सपोज है, यहां पर मेरे पास जो है लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज एक्सपोज है तो ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और ये वाला मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेगा। सबको क्लियर है? दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है? एक ऐसी स्पीशीज, अब की बार मेरे पास न्यूक्लियोफाइल में एक्ट करने के लिए एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें दो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जो है, दो लोन पेयर कंटेनिंग एटम जो है वो एडजेसेंट में है। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन, सबने नाम सुना होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, मेरे पास अब की बार एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें दो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जो है, दो लोन पेयर कंटेनिंग एटम जो है वो एडजेसेंट है। अगर इसको मुझे कंपेयर करना पड़ जाए इसके रिस्पेक्टिव स्पीशीज के साथ, दैट इज अमोनिया, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना पड़ जाए तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? तो ऐसी केसेस में मेरे पास वो स्पीशीज जिसके पास एडजेसेंट लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट है, जिसके अंदर एडजेसेंट लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एज कंपेयर टू दिस वन। रीजन क्या है? अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है? NH2 है, राइट? यहां पे मेरे पास क्या है? NH2 है। हम जब रिपल्शन पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग याद करो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब हम वेस्पर पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में। तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया? दो ऐसे एटम प्रेजेंट है जिसके अंदर दोनों के ऊपर जो है लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्या होगा? मेरे पास लोन पेयर रिपल्शन हो रहा होगा। यहां पे मेरे पास क्या हो रहा होगा? लोन पेयर
लोन पेयर रिपल्शन हो रहा होगा, और इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी स्पीशीज। तो ये क्या चाहेगी, ये चाहेगी किसी भी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ये क्या चाहेगी, किसी भी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, अब एक बात देखो, मेरे पास यहां पर ये स्पीशीज थी, मैं जानबूझ के ये एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप थोड़े से कंपैटिबल हो सको इन चीजों के साथ। अगर मैं मुश्किल सब्सट्रेट ले लूंगा ना, हर एग्जांपल में अलग सब्सट्रेट ले लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। क्यों करूं मैं आपको, जब मैं एक छोटे से सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं, तो एडवांस लेवल के सब्सट्रेट तो आप खुद भी पढ़ सकते हो ना बुक में से या फिर किसी भी क्वेश्चन में से। तो थोड़ा सा बेसिक जान लो, एडवांस करना आपका काम है, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन था, NH2 था, यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट थे, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, यहां से क्लोरीन एटम निकलेगा, और मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे देखने को मिल जाएगा NH2 पॉजिटिव NH2, राइट, यहां पे ये देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर आ गया तो क्या करना चाहेगा, बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सके। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ये क्या करेगा, आपकी बार हाइड्रोजन बॉन्ड को ना तोड़ के इस बॉन्ड को तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता तो यहां पे क्या बनता, NH2, ठीक है। यहां पे दोबारा लोन पेयर रिपल्शन हो गया, कोई फायदा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का, कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो बेटर देन ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या करता है, नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें ये स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर जो लोन पेयर रिपल्शन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसी लोन पेयर रिपल्शन को खत्म करने के लिए क्या होता है, ये वाली स्पीशीज जो है बहुत फास्ट रिएक्ट करती है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि यहां पर तो ऐसा कोई लोन पेयर रिपल्शन या फिर अनस्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ही नहीं ना, यहां पर है। इसी वजह से जब भी आपको कोई ऐसी स्पीशीज दिखे जहां पर मेरे पास दो एडजेसेंट एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, वो वाली स्पीशीज जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है एज कंपेयर टू अदर। अब आप कह दोगे सर इसके अलावा कोई एग्जांपल बता दो हमें, इसके अलावा कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे हमें ये देखने को मिले, क्योंकि आप तो सिर्फ इसके ऊपर स्टिक हो रहे हो, क्या पता हमें ऐसा कोई एग्जांपल और देखने को ना मिले। ऐसा है, H2O2 सुना है आपने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी तो यही है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ वो करूं, कंपेयर करूं, तो वो भी तो यही है, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। तो यहां पे भी अब की बार जो है मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। सबको समझ में आ रहे हैं, ये दो केस अभी तक हमने पढ़े हैं। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट केस की तरफ। जहां पर दिक्कत हो, जो दिक्कत हो बता देना। टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैंने अब रिसेंट में बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। जो भी डाउट हो वहां पर मेरे को मैसेज कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उसका लिंक भी जो है मैं आपको पर्सनली डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अभी तक हम बात कर रहे थे डिफरेंट केसेस की। अब तीसरा केस मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे O नेगेटिव, एक ये है मेरे पास, ठीक है, दूसरा मेरे पास है O नेगेटिव, और तीसरा मेरे पास है O नेगेटिव। अब की बार तीसरा केस बता रहा हूं मैं, दैट इज अगर आपको पॉइंट डाउन करना है इसका, आई मीन क्या हेडिंग होगी, तो यहां पे हेडिंग लिखो स्टीरिक क्राउडिंग, ठीक है। यहां पे क्या हेडिंग लिखनी है हमें, स्टीरिक क्राउडिंग। तो देखिए स्टीरिक क्राउडिंग की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो मेरी जो स्टीरिक क्राउडिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे मेरी जो स्टीरिक क्राउडिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज देखने को मिल रही है, राइट। अब एक बात बताओ, मेरे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जिसको पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करना है, अगर वो बल्कियर होगी, अगर इसके पास स्टीरिंग क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो क्या वो पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर पाएगी, कभी भी नहीं। ये चीज मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में समझाई थी कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है मेरी, जो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टीरिक क्राउडिंग के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टीरिक क्राउडिंग के। ये बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीरिक क्राउडिंग मेरे पास सबसे ज्यादा बल्कियर ये है, फिर ये है, और सबसे कम फिर ये है। तो मेरे पास यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा A, फिर B और फिर C। यहां पर मेरे पास ये है A, यहां पर B और यहाँ पे C। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग होगी उतनी ही ज्यादा मेरे पास नेगेटिव चार्ज को मुश्किल होगी किसी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर जाकर अटैक करने की। क्यों, क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, रिपल्शन इंक्रीज होता है, और रिपल्शन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वहां पर अनस्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, राइट। तो यहां पर मेरे पास एक फैक्टर क्या आ जाता है, स्टीरिक क्राउडिंग का। अगर मैं फोर्थ बात करूं, जो कि हमने बात की थी एसिडिटी एंड बेसिसिटी के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेनली यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। दैट इज
अगर मैं अलोंग द ग्रुप की बात करूं, अगर मैं अलोंग द ग्रुप की बात करूं, मेरे पास अलोंग द ग्रुप की बात करूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड क्या होगा। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसके अंदर मुझे बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है। अब एक बात याद रखना हमेशा, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कर रहा हूं और अगर मेरे पास साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर मेरे पास हमेशा रोल रहता है प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट का। तो जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो इनका जो साइज डिफरेंस है वो हद से ज्यादा होता है, ठीक है। और साइज डिफरेंस अगर इनका हद से ज्यादा है तो यहां पर मेरे पास सॉल्वेंट का रोल हो जाता है। और मेरे पास सॉल्वेंट मेनली हम दो कंसीडर करते हैं, एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक तो मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा मेरे पास होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एग्जांपल यहां पर क्या है, वाटर मान लीजिए, यहां पर एग्जांपल आप मान लीजिए एसीटोन मान लीजिए, एसीटोन मान लीजिए, या फिर अगर आपको कोई और एग्जांपल चाहिए तो डीएमएसओ मान लीजिए। ये मेरे पास क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो हमें पता है साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेरे पास जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज क्या हो रहा है मेरे पास, इंक्रीज हो रहा है। तो आप कहोगे सर साइज इंक्रीज हो रहा है यानी स्टीरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, और स्टीरिक क्राउडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास जो आई नेगेटिव है वो जो है सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी इस बहम में मत रहना, ये ऑर्गेनिक है, कंसेप्ट के ऊपर काम चलती है यहाँ पर। इनऑर्गेनिक की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2-3 ट्रेंड पढ़े हो, तीसरा ट्रेंड आप वहीं की वहीं उसमें वही लॉजिक लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर मेरे पास अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहां पर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है एटम्स के बीच में, और अगर एटम्स का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वहां पर मेरे पास रोल होता है सॉल्वेंट का। तो मुझे कंसीडर करना है सबसे पहले मान लीजिए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए मेरे पास चार्ज डेंसिटी नाम सुना आपने, चार्ज डेंसिटी क्या होती है मेरे पास, चार्ज डिवाइड बाय उसकी वॉल्यूम, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब यहां पर देखो सबके ऊपर चार्ज तो इक्वल है, दैट इज -1, सबके ऊपर चार्ज तो कितना है मेरे पास, -1, और वॉल्यूम क्या है मेरे पास, वॉल्यूम लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं यहां पे चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी मेरे पास, फ्लोरीन की, क्योंकि चार्ज तो इसके ऊपर -1 ही है लेकिन साइज सबसे छोटा है, और साइज सबसे छोटा हो जाएगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर मेरे पास आयोडीन, राइट। ये मेरे पास होता है चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर। अगर मैंने कंसीडर किया हुआ है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है कैटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेट करवाता है, याद रखना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है कैटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेट करवाता है। अब मेरे पास चार्ज डेंसिटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होने का मतलब पता क्या हो गया, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा होगा मेरे पास, फ्लोरीन कर रहा होगा। और ये जो है इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है कि सबसे ज्यादा छोटा साइज होने के बावजूद, सबसे ज्यादा छोटा साइज होने के बावजूद एट लास्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हमें देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, वो जो है एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो कितना बड़ा साइज हो गया, ठीक है, पहले इतना सा था अब ये इतना बड़ा साइज हो गया, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमने क्या बताया था, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है मेरे पास, डिक्रीज होती है। सबसे कम चार्ज डेंसिटी आयोडीन की होती है, जिसकी वजह से सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इसकी वजह से इसका साइज जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको सबको समझ में आ रहा है। और इसी वजह से अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और तब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो है डिटरमाइन कर रहा हूं अलोंग द ग्रुप, तो मेरे पास वहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का सबसे ज्यादा आई नेगेटिव, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास ब्रोमीन नेगेटिव, फिर मेरे पास आएगा क्लोरीन नेगेटिव, और सबसे कम मेरे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो होती है फ्लोरीन नेगेटिव की, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर मैं बात करता हूं लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास जो चार्ज होता है ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास जो चार्ज होता है, मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक एसीटोन का एग्जांपल लिया मैंने,
ठीक है। यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये दो बड़े मिथाइल ग्रुप के कारण क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। यानी कि मेरे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कभी भी नेगेटिव चार्ज को क्या नहीं करता, सोल्वेट नहीं करता है। तो यानी कि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप में या फिर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। और ऐसा फैक्टर अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हमें पता है जो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। तो मेरे पास साइज सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन नेगेटिव का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की सबसे कम किसमें हो जाएगी, आयोडीन नेगेटिव की। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं ये वाला फैक्टर। यहां पर मेरे पास क्या होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना वो कभी भी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट ने किया था। प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कैटायन और एनायन दोनों को ही स्टेबलाइज कर पाते हैं, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला जो फैक्टर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, वो हिडन रहता है, क्योंकि बल्कियर ग्रुप उसके आसपास प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से सोल्वेट नहीं कर पाता। और अगर नेगेटिव चार्ज को सोल्वेट नहीं कर पा रहा, कोई इस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का फैक्टर नहीं लग रहा, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का ट्रेंड तो वही रहेगा ना जो नॉर्मल हम देखने को मिलता है। दैट इज जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा मेरे पास, उतना ही कम न्यूक्लियोफाइल हो जाए, कम उतना ही वीक वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे पास इन केस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट मेरे पास ये ऑर्डर मुझे देखने को मिलता है। अभी तक कोई डाउट है न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में? ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। आप क्या दोगे सर, क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे, बताए जा रहे हो। हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, राइट? सही बात है, बिल्कुल। चलो जितना बताया है ना उसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या किया हमने। CH3O नेगेटिव है मेरे पास वर्सेस CH3F नेगेटिव है। मुझसे पूछा हुआ है बताओ कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर पहला फैक्टर लगेगा जो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। नहीं, क्यों? दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है और दोनों के ऊपर ही एक नेगेटिव चार्ज है। दूसरा फैक्टर मैंने बताया था कि अगर दो एडजेसेंट एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वो जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल स्पीशीज। वो फैक्टर लगेगा, वो भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि दो एडजेसेंट एटम प्रेजेंट ही नहीं है जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। तीसरा फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा फैक्टर मैंने बताया था स्टीरिक क्राउडिंग। तो यहां पर आपको स्टीरिक क्राउडिंग जैसा कोई फैक्टर लग रहा है? यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो फैक्टर भी नहीं लग सकता, हम एलिमिनेट कर देंगे। चौथा फैक्टर मैंने क्या बताया था? चौथा फैक्टर बताया था अलोंग द ग्रुप वाला, कि ग्रुप के अलोंग अगर हम जा रहे हैं तो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम सोल्वेंट इफेक्ट देखते हैं। क्या मैंने यहां पे आपको सोल्वेंट बताया है? प्रोटिक सोल्वेंट है या एप्रोटिक सोल्वेंट है? नहीं बताया। अगर क्वेश्चन में सोल्वेंट मेंशन ना हो, अलोंग द ग्रुप हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड देखना हो, तो हमेशा क्या हमें कंसीडर करना है? वाटर एज अ सोल्वेंट कंसीडर करना है, यानी कि प्रोटिक सोल्वेंट कंसीडर करना है। एंड रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सोल्वेंट। अगर कहीं पर हमें सोल्वेंट मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा वाटर को ही एज अ सोल्वेंट लेके चलते हैं। और अगर मेरे पास वाटर एज अ सोल्वेंट प्रेजेंट है तो यहां पर किसका रोल हो जाएगा मेरे पास? चार्ज डेंसिटी का। और चार्ज डेंसिटी क्या कहती है मेरे पास? जितना ज्यादा चार्ज और जितना छोटा साइज उतनी ही ज्यादा मेरे पास चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी हमने देखने को मिलेगी उतनी ही कम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज वहां पर स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो यहां पर मेरे पास इन सब फैक्टर को देखूं तो ये मेरे पास जो है ग्रुप 16 के दोनों एलिमेंट है मेरे पास। ये मेरे पास सेकंड पीरियड का है, ये मेरे पास थर्ड पीरियड का है। चार्ज डेंसिटी यानी कि यहां पर ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी यहां पर कम होगी, चार्ज डेंसिटी यहां पर कम होगी। तो यहां पर मेरे पास CH3F नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू CH3O नेगेटिव। सबको समझ में आ रहा है? अब देखते हैं हम लास्ट फैक्टर, एकदम लास्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी को जज करने का। इसके बाद आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, IIT जैम तक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेशक मान के चलो 11th और 12th को तो मान लो उनकी तो पूरी ऑर्गेनिक की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है सारे ट्रेंड निपटा दिए मैंने। और जो IIT जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा और तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म उनका अच्छा खासा होता है। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये वन ऑफ द मोस्ट सफिशिएंट पार्ट मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, दैट इज अलोंग द पीरियड की। अगर हम बात करें
अभी तो हमने बात की थी अलोंग द ग्रुप की। अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, CH3 नेगेटिव है, ठीक है, NH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, और आखिरी में मेरे पास क्या है, फ्लोरीन नेगेटिव। तो देखिए अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड में ना साइज डिफरेंस का कुछ ज्यादा खास रोल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लगभग सेम साइज रहता है। पीरियड में तो साइज हमें देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क ही नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सोल्वेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, चाहे पोलर प्रोटिक सोल्वेंट लो चाहे पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है कि मेरे पास जो गिवन स्पीशीज है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो, वो कितनी जल्दी जो है वो पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करती है। अब एक बात बताओ, मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन एलिमेंट है? फ्लोरीन। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कौन होते हैं? जो कि नेगेटिव चार्ज को अपने पास बियर रखना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है अपने पास रखना चाहते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते। तो अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी के। एंड अगर आप अलोंग द पीरियड कंपेयर कर रहे हो न्यूक्लियोफिलिसिटी को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर माइंड में रखना है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा फ्लोरीन किसी भी पॉजिटिव सेंटर को। क्यों कह रहा है यार मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो भी हूं मैं हूं, तो मेरे पास रह दूसरे के पास जाके क्या करेगा, राइट। तो इसीलिए मेरे पास यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा CH3 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर मेरे पास OH नेगेटिव, एंड फिर मेरे पास F नेगेटिव। एंड ये जो ट्रेंड है, ये जो ऑर्डर है वो किसके बेस के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हमने कंपेयर किया है कि किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर किसी भी गिवन रिएजेंट को अगर हमें कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड डिफरेंट की कंडीशंस हमें गिवन हो, तो हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि थोड़ा सा यार मुझे भी लगे कि हाँ व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ और वीडियो बनाऊं मैं, कि लोग हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स हैं मेरे पास देखने के लिए। और कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर देना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को जो मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए ही बनाया है उसको ज्वाइन कर लो। जहां पर भी जो भी डाउट हो आप मुझे बता देना, या फिर आपके साथ और भी कंपेनियन होंगे वहां पर जो कि आपके डाउट सोल्व करने में हेल्प करेंगे। एंड टेलीग्राम का एक फायदा ये भी है कि साथ के साथ मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड करता रहता हूं, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए और आप एक तरीके से जज कर पाए खुद को कि हाँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपने मुझसे पढ़ा है, आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच।